हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द फ्यूचर कोचिंग में पीएफसी में। मैं स्वाति आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज हम फिर से लेकर आ गए हैं जो कि अब हमारे बिल्कुल रूटीन में हमारे प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। ठीक है, तो अभी एसएससी जीडी की जो हमारी प्रैक्टिस है उसके लिए, ठीक है, और इस क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको कुछ संक्षिप्त थ्योरी भी बताऊंगी। राइट, देखो एसएससी जीडी की आप जो हमारे डिस्क्रिप्टिव क्लासेज हैं आप वहाँ से उनको पढ़ते रहिए, डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है। ठीक है, थ्योरी वाली क्लासेस को आप वहाँ से पढ़ते रहेंगे और प्रैक्टिस आप यहाँ से करते रहिए। ठीक है, आपकी जीडी की जो सभी जो आपकी रीजनिंग, मैथ, जीएस सारी की सारी यहाँ पे आपको प्रैक्टिस सेट अवेलेबल होंगे। डे वाइज यहाँ पे प्लानिंग है और डे वाइज आपको प्रैक्टिस सेट अवेलेबल होंगे। रोजाना आपने अगर एक प्रैक्टिस सेट दिन लगाया है, ठीक है, और जीडी का अभी केवल वैकेंसी आई है, एग्जाम होने में अभी समय है, तो इस समय को आप पूरी तरह से यूटिलाइज करो, उन सारी वीडियोस को देखते रहो और इन प्रैक्टिस सेट्स को लगाते रहो। बिल्कुल आपका जो कंटेंट है वो अच्छे से तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो टाइमिंग जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स हमसे पूछ रहे थे, तो हमने टाइमिंग को आप लोगों को बता दी है कि किस टाइम कौन सी क्लास आपको अवेलेबल होगी। ठीक, चलिए तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी क्लास को बिना समय गवाए, बिना ज़्यादा बातें किए। ठीक है, चलिए तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन हमारे इकोनॉमी से रिलेटेड आता है, अर्थव्यवस्था से रिलेटेड आता है कि अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र हैं। ठीक है, अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र हैं। देखो अर्थव्यवस्था की जब भी हम बात करते हैं तो अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि जो भी कोई एक देश होता है ना, उस देश का जो पैसा है वो किस तरह से यूटिलाइज हो रहा है। ठीक है, देश का जो पैसा है वो किस तरह से यूटिलाइज हो रहा है। ठीक, तो उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए क्या बनाए गए हैं, क्षेत्र बनाए गए हैं। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था के बेसिकली होते हैं कितने, अर्थव्यवस्था के होते हैं 3 क्षेत्र। कितने होते हैं, 3 क्षेत्र होते हैं। कौन कौन सा, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तीनों ही क्षेत्र हमारे रिलेट करते हैं। जैसे हमारा प्राइमरी, अगर मैं प्राथमिक क्षेत्र या प्राइमरी सेगमेंट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर सारी वो चीजें आ जाती हैं जो प्रोडक्शन का काम करती हैं, जैसे कृषि, ठीक है, पशुपालन, मछली पालन, है ना, मधुमक्खी पालन। ठीक, तो जहाँ से प्रोडक्शन यानी कि रॉ मटेरियल जहाँ से पैदा होगा वो हमारा पूरा प्राथमिक एरिया आ जाता है। ठीक है, द्वितीयक एरिया कौन सा आता है, द्वितीयक एरिया आता है जहाँ पे प्राथमिक एरिया से प्रोडक्ट को बनाया जाए। ठीक है, यानी कि हमारे आ जाते हैं यहाँ पे क्या, यहाँ पे उद्योग आ जाता है, इंडस्ट्रीज आ जाती है। द्वितीयक एरिया में क्या आ गया, उद्योग आ जाते हैं, इंडस्ट्री आ जाती है। ठीक है, जैसे आपने आटा बना दिया, ब्रेड बना दिया, बिस्किट बना दिए, तो वो हमारे सेकेंडरी में आ जाते हैं। फिर आता है तृतीय, सबसे बड़ा क्षेत्र यही माना, सबसे जो एक वैल्यूबल क्षेत्र जो है वो यही माना जाता है। यहाँ पर आ जाता है कि आप यहाँ पे सेवा दे रहे हैं। अब डायरेक्ट गेहूं जो उगाया है किसान ने वो डायरेक्ट तो खाया नहीं जाएगा, उसको पीसना पड़ेगा, है ना, पीसने के बाद उसका आटा बनेगा और आटा वो आप लेने जाओगे। ठीक है, तो जो आटा बनाया गया है वो सेवा कहाँ से दी जा रही है, वो या तो दी जा रही है दुकान से या सेवा दी जाती है बैंक से। ठीक है, तो तृतीय क्षेत्र में यही सारी चीजें आ जाती हैं जहाँ पे वो उन सारे काम को करने के लिए, कृषि को करने के लिए, उद्योग को करने के लिए क्या दी जाती है, सेवा दी जाती है। तो वो हमारे सारे किसमें आ जाते हैं, तृतीय टर्शरी क्षेत्र में आ जाते हैं। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र हो गए जी, 3 क्षेत्र हो गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इनमें से उन 4 दृश्यों में से नहीं है जिनके कारण सिद्धार्थ सन्यासी बनने की तरफ बढ़े। बिल्कुल, ये जो क्वेश्चन की हमने सिद्धार्थ की बात, ये बहुत पूछा जाता है सिद्धार्थ से रिलेटेड। ठीक है, तो उसमें जो सिद्धार्थ को 4 दृश्य दिखे थे वो 4 दृश्य कौन कौन से थे, पहले वो मैं आपको बताती हूँ। पहला दृश्य था बूढ़ा व्यक्ति, पहला दृश्य कौन सा था, बूढ़ा व्यक्ति। दूसरा दृश्य कौन सा था, दूसरा दृश्य हमको दिखा था बीमार व्यक्ति। ठीक है, तीसरा दृश्य कौन सा दिखा था, तीसरा दृश्य दिख गया सन्यासी। ये तीनों ऑप्शन हमारे बिल्कुल सही है कि इन्हीं की वजह से सिद्धार्थ जो है सन्यासी बने थे। बट यहाँ पे पूछा गया है नहीं, क्वेश्चन में ध्यान देना है, नहीं पूछा गया है। तो उन्हें महल में तो वो ऑलरेडी रहते थे, तो महल में वो सारी सुख सुविधाएं थी ताकि उन्हें सन्यासी बनने ना दिया जाए।
परंतु जिन कारणों से सिद्धार्थ सन्यासी को, वो चौथा कारण कौन सा था? मृत व्यक्ति की सैया, मृत व्यक्ति की सैया। ठीक है। अब इस शैया, जब उन्होंने एक मृत व्यक्ति को देखा था, तभी उन्हें ये चारों ऑप्शन यहाँ पे हमारे सही हो जाते हैं कि मृत व्यक्ति की शैया है, के कारण ही, इन चार ऑप्शन के कारण ही वो क्या, वो किसकी तरफ बढ़े थे? सन्यासी बनने की तरफ बढ़ गए। ठीक है। महल में तो वो ऑलरेडी रहते थे, तो इसका जो सही आंसर है वो भी क्या होगा? महल ही होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ पर दिया? ठीक, बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ पर दिया? ठीक है। तो बुद्ध का जो पहला उपदेश दिया गया था, ऑप्शन है सारनाथ, वैशाली, वाराणसी या कोई भी। पहला उपदेश, बुद्ध को जब ये रियलाइज हुआ कि ये जो मानव जीवन है ये नश्वर है, ठीक है, इन महलों का, इन सारी चीजों का कोई मोल नहीं है, तो उन्होंने अपने आप को सन्यासी बनाने की राह पर लगा दिया था। सन्यासी बनाने की राह पर लगाने के बाद जब ज्ञान प्राप्त होता है, तो ज्ञान प्राप्त होने की वजह से फिर वो उस चीज के, जो उनकी बातों को सुनते हैं वो उनके अनुयायी बन जाते हैं। ठीक। तो उस उपदेश का जो हम बात करते हैं कि पहला उपदेश उन्होंने कहाँ पर दिया था, तो पहला उपदेश उन्होंने अपना दिया था कि सारनाथ में। अगर उपदेश के बारे में ही मैं आपसे बात करूं, पूरा मैं बुद्ध के बारे में यहाँ पर मैं आपसे बात नहीं करूंगी, केवल उपदेश के बारे में मैं आपसे यहाँ बात करूंगी। सबसे ज्यादा उपदेश उन्होंने कहाँ दिए? सबसे अधिक उपदेश, सबसे अधिक उपदेश उन्होंने दिए थे जी श्रावस्ती में। कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। सबसे ज्यादा उपदेश यही इसी जगह पर दिए गए थे। इनका अंतिम उपदेश कहाँ दिया गया था? ठीक, इसको साथ साथ नोट करके चलना। ठीक है। अंतिम उपदेश कहाँ दिया गया था? अंतिम उपदेश, अंतिम उपदेश याद रखना, अंतिम उपदेश दिया गया था कुशीनगर में। ठीक है। अंतिम उपदेश कहाँ दिया गया था? कुशीनगर में दिया गया था। वैशाली को आप सभी जानते हैं, वैशाली से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है कि इनकी एक अनुयायी थी, महिला अनुयायी थी। ठीक। और वो महिला अनुयायी इनकी कहाँ से थी? इसका तो सही आंसर क्या है? सारनाथ है। ठीक है। बट वैशाली के बारे में मैं आपको एक बात बताती हूँ कि बुद्ध की एक महिला अनुयायी बनी थी जिनका नाम था आम्रपाली, जिसको हम कई कई किताबों में अलग अलग नाम से भी पढ़ते हैं। आम्रपाली का भी पढ़ते हैं, आम्रपाली भी पढ़ते हैं, आम्रपाली भी पढ़ते हैं। वैशाली की नगर वधु थी। कौन थी? नगर वधु। नगर वधु सभी जानते हैं कि आम्रपाली के बारे में एक बात की जाती है कि इनको 11 वर्ष की उम्र में वैशाली की सबसे सुंदर लड़की का खिताब इनको मिला था, तो जिसकी वजह से वहां पे इनको क्या दिया, बनाया गया, नगर वधु बनाया गया। ठीक है। तो आम्रपाली वाकई बहुत सुंदर मानी जाती थी अपने समय में, और होंगी भी, मैं इस चीज को नहीं कह रही कि नहीं होंगी। ठीक है। तो चलिए, वैशाली से रिलेटेड ये बातें आप याद, जब उन्होंने वैशाली में अपने उपदेश देने शुरू किए थे, तो आम्रपाली वहां गई थी उनको सुनने के लिए, और फिर उनको बौद्ध धर्म उन्होंने अपना लिया। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। बुद्ध के पहले गुरु कौन थे? ठीक है। बुद्ध के पहले गुरु कौन थे? ठीक, जिनकी वजह से, गुरु का क्या काम होता है? शिक्षा देना। शिक्षा से मतलब राह दिखाना कि भाई आप इस लायक हो, आप ये काम करो, आप, है ना। तो इनके जो पहले गुरु थे वो कौन थे? इसका सही आंसर आ जाता है, ये थोड़ा गलत लिखा गया यहाँ पे, अलार कर लेना। ठीक है। अलार कलाम है। अलार कलाम इनका सही आंसर है। ठीक। अब ये तो हो गए इनके पहले गुरु, कौन? अलार कलाम। ठीक है। फिर उसके बाद दूसरे, है ना। ऐसा होता है ना, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा जो टीचर है वो चेंज होते चले जाते हैं। जिन लोगों को, जिस जिस टीचर ने आपको प्राइमरी में पढ़ाया, वो टीचर शायद आपको जब आप 6 to 8 में होंगे तब नहीं पढ़ाएंगे, है ना। जब आप, जो टीचर आपको 6 to 8 में वो पढ़ा रही है, फिर वो हो सकता है कि आगे आपको ना पढ़ाए 9 to 12 में, और जो 9 to 12 में पढ़ा रही है वो आपको ग्रेजुएशन में ना पढ़ाए, जो ग्रेजुएशन में वो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन में ना पढ़ाए। तो कंटेंट के हिसाब से गुरु चेंज होता रहता है। ठीक है। तो ऐसे ही बुद्ध के सबसे पहले गुरु कौन थे? अलार कलाम।
और दूसरे गुरु कौन माने जाते हैं, सेकंड गुरु कौन माने जाते हैं इनके, सेकंड गुरु माने जाते हैं इनके रुद्र कराम। ठीक है, पहले कौन से थे, अलार कलाम, और दूसरे कौन है, रुद्र कराम। ठीक है, चाणक्य और अजातशत्रु को तो आप सभी जानते हैं, राजनीतिज्ञ रहे हैं बहुत बड़े। ठीक है, गुरु रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो इन दोनों को आप याद रखेंगे, रुद्र कराम, क्योंकि यहीं से आपको कंफ्यूजन होगा, दोनों ही ये बुद्ध के गुरु हैं, पर अलार कलाम पहले हैं और रुद्र कराम दूसरे। ठीक है, चलिए, पशुपालन अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र से संबंधित है, ये हम पहले भी इस क्वेश्चन को कर चुके हैं। पशुपालन जो है हमारी, वो किससे रिलेटेड है, प्रथम द्वितीयक या तृतीयक। अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र थे, तीन। पहला कौन सा था, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, यही तीन क्षेत्र थे। प्राथमिक क्षेत्र में जो रॉ मटेरियल को पैदा कर रहे हैं, वो सारे के सारे एलिमेंट आ जाते हैं। ठीक है, तो पशुपालन अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित होती है, तो वो इसका सही आंसर होगा कि ये इसके प्राथमिक क्षेत्र से रिलेट करती है। ठीक है, किससे करती है, प्राथमिक क्षेत्र से रिलेट करती है, क्योंकि अगर द्वितीयक तृतीयक में ये चीजें नहीं जा सकती हैं, द्वितीयक तृतीयक में पशुपालन करने के बाद जो हमें प्रोडक्ट मिला, उससे जो चीजें बनाई जाएंगी इंडस्ट्री लेवल पे, वो चली जाती है। तृतीयक में इन दोनों प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रों को सेवा देने का जो काम होता है, वो तृतीयक में किया जाता है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, सूर्य की दूरी के अनुसार तीसरा ग्रह कौन सा है। ठीक है, सूर्य की से दूरी के अनुसार तीसरा ग्रह कौन सा है। देखो, सूर्य हमारा सबसे पहला क्या हो गया, सेंटर पॉइंट होता है सोलर सिस्टम का। फिर उसके तरफ ये इस तरह से क्या होती है, एक्सिस होती है। तो पहली चक्र में बुध है, दूसरे चक्र में मंगल है, और तीसरे चक्र में पृथ्वी। ठीक है, तो अब इन्होंने पूछा है कि सूर्य की दूरी के अनुसार तीसरा ग्रह हमारा कौन सा हो गया, यहाँ से काउंट करेंगे, पहला ग्रह, दूसरा ग्रह, तीसरा ग्रह। तो तीसरा ग्रह कौन सा हो गया, पृथ्वी। ठीक है, और पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जो पूरे के पूरे सौरमंडल में, इस पूरे के पूरे सोलर सिस्टम में रहने लायक, मानवों के रहने के लायक ग्रह है। ठीक है, यहाँ पे जल, हवा, पानी और जो हमारी वायुमंडल है, वो सारा मैच करता है किससे, लिविंग ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, यहाँ पे प्लांट हो, ह्यूमन हो, या कोई एक्वेटिक एनिमल हो, या कोई लैंड एनिमल हो, या कुछ भी हो, वो सारे यहाँ पर आराम से रह सकते हैं। ठीक है, चलिए, पृथ्वी पर पानी और स्थल का प्रतिशत क्या है, पृथ्वी पर पानी और स्थल का प्रतिशत क्या है। देखो, कितना पानी हमारे पास है और कितना स्थल एरिया हमारे पास है। ठीक है, तो ये चीज हमारी क्या आ जाती है, अगर हम पृथ्वी की बात करते हैं, तो पृथ्वी एक सर्किल में, हम हमेशा एक चीज कहते हैं कि भाई, जो हमारी पृथ्वी को अगर हम ऐसे चार हिस्सों में डिवाइड कर दें, तो उसके जो तीन हिस्से हैं वो केवल पानी से भरे हुए हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा टोटल क्या हो गया, 100%। ठीक है, अब आप जरा इन चारों को जोड़ के देख लीजिए, चारों का ही जो हमारा एक योग आएगा, वो 100% ही आएगा। ठीक है, अब इसमें से हमारा कौन सा आंसर सही है, ये हमें बताना है। ये तो हमें पता है कि भाई पृथ्वी जो है हमारी, वो तीन हिस्से पानी से भरी हुई है, और एक हिस्सा हमारा लैंड एरिया जहाँ पर हम रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या कहते हैं कि पृथ्वी पर
पृथ्वी पर पानी व स्थल का प्रतिशत क्या होगा। ठीक, आपने ये चारों को जोड़ लिया होगा। ठीक है, जोड़ने के बाद आपने देखा होगा सभी का जो हमारा परसेंटेज आया है वो कितना आया है, 100 ही आया है। ठीक, और मैं आपको एक चीज बता दूं कि पृथ्वी पर पानी का जो प्रतिशत है, केवल पानी का प्रतिशत हमारा आ जाता है 71%। अब जहाँ 71% तो वो देख लो, वो हमारा बिल्कुल सही आंसर है। तो मैं इसका आंसर हमारा क्या होगा, बी। 71% हमारा पानी है और 29% हमारा क्या है, स्थल एरिया। ठीक है, हमेशा हम इसी तरह से डिवाइड करके इस तरह के क्वेश्चन को करते हैं। क्लियर है इतनी चीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संविधान कब लागू हुआ। ठीक है, संविधान कब लागू हुआ था। अब संविधान लागू होने का जो हमारा एक हम वो देखते हैं कि हाँ भाई ये चीजें हमारी बनी, कब इसको लागू किया गया, कब इसका कार्य हुआ, तो ये अलग अलग डेट वाइज पूरी टाइमलाइन आती है। ठीक है, भाई भारत कब आजाद हुआ वो हमने बता दिया 15 अगस्त 1947। संविधान कब लागू हुआ, संविधान को लागू होने में 47 से फिर हमें 2 साल पूरे लगे थे, है ना। तो अगर आपसे कोई कहने लगे कि 26 नवंबर 1947 कोई लागू हो गया होगा, नहीं, हमें आजादी मिल गई थी सन 47 में, 1947 में हमको आजादी मिल गई थी। बट उसको फिर संविधान को बनने में ही 2 साल का समय लगा था। ठीक है, तो उसके बाद उसको क्या किया गया था, लागू किया गया था। पूरी तरह से जो लागू हुआ था संविधान वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, क्योंकि आजादी के बाद संविधान बनाया गया था और फिर इसे लागू किया। ठीक है, क्लियर है इतनी चीज। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संविधान का निर्माण कितने समय में हुआ, बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन। ठीक, जैसा कि मैंने अभी यहाँ इस क्वेश्चन में बताया कि संविधान को बनने में कितना समय लगा था, 2 साल। पूरा समय जो संविधान को बनने में लगा था वो था जी 2 साल 11 महीने 18 दिन, यानी कि ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही। ठीक है, अब 2 साल 11 महीने 18 दिन में ये पूरा का पूरा संविधान बनके हमारा तैयार हो गया। ठीक है, क्लियर है इतनी चीज। संविधान में बहुत सारी अलग अलग समितियां बनाई गई थी। उन समितियों के चलते सबसे पहले हमारे पास एक प्रारूप समिति आई। ठीक है, तो उस प्रारूप समिति की अगर मैं बात करूं तो वो प्रारूप समिति का अध्यक्ष, यानी कि संविधान हमारा कैसा होना चाहिए, इसका एक प्रारूप दिया था। और प्रारूप दिया गया था किसके द्वारा, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर द्वारा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष आते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, उसमें सभी को अलग अलग अध्यक्षता दी गई थी। 11 लोगों की पूरी टीम थी। ठीक है, तो वो 11 लोगों के नाम उनके अध्यक्षता के साथ आप अपने पास नोट कर लीजिएगा ताकि आपको वो सारी चीजें याद रहे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, ये किसने कहा था। ठीक है, के.एम. मुंशी, ठाकुरदास भार्गव, अल्लादी कृष्ण स्वामी या महात्मा गांधी। अब देखो यहाँ से आपको ऐसा लग रहा होगा ना कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, ये पूरा जो एक स्टेटमेंट है महात्मा गांधी ने दिया होगा, बिना पढ़े ऐसे लगे, लेकिन इस तरह का स्टेटमेंट महात्मा गांधी जी का नहीं। ठीक, इसका सही आंसर हमारा आता है के.एम. मुंशी। ठीक है, अब उसके बाद जैसे हमारे पास है ठाकुरदास भार्गव और अल्लादी कृष्ण स्वामी, इन दोनों के भी स्टेटमेंट। ठीक है, देखो ठाकुरदास भार्गव जी ने क्या कहा था, नोट कर लेना कि प्रस्तावना संविधान की कुंजी है। भार्गव जी का स्टेटमेंट क्या रहा कि प्रस्तावना संविधान की कुंजी है। कि कुंजी, आत्मा नहीं कहा था इन्होंने, कुंजी है।
पूंजी किसने कहा? ठाकुरदास भार्गव ने कहा। आत्मा किसने कहा? आत्मा के एम मुंशी ने कहा। अल्लादी कृष्ण स्वामी ने क्या कहा था कि प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का एक परिणाम है। प्रस्तावना क्या है? हमारे दीर्घकालिक सपनों का परिणाम है। ठीक है, तो इन दोनों के स्टेटमेंट भी आपको याद रखने हैं। ये क्या है? दीर्घकालिक सपनों का परिणाम। ठीक है, ये इन तीनों के स्टेटमेंट हैं। ठीक है, महात्मा गांधी का नाम संविधान की अध्यक्ष समिति में आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है? ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है? प्रस्तावना तो आपको एक बार जरूर पढ़नी चाहिए कि प्रस्तावना है। ठीक है ना, हम भारत के नागरिक। ठीक है, तो वहां पे बहुत सारे पूरे के पूरे संविधान को एक तरह से क्या किया गया? समराइज किया गया। ठीक, तो यहाँ पे जो कितने प्रकार का न्याय है वो मैं आपको न्याय के नाम बताती हूँ, आपको आंसर अपने आप ही पता चल जाएगा। तो यहाँ पर है हमारे पास, पहला आ जाता है आर्थिक, दूसरा आ जाता है सामाजिक, और तीसरा आ जाता है राजनीतिक। ठीक है, तो अब ये जो हम बात कर रहे हैं ये इन्हीं तीनों के बारे में बात कर रहे हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी हमारा 3 होगा। ठीक, अब अगर मैं आपसे कहूं कि ये आर्थिक न्याय क्या है? ठीक है, तो आर्थिक न्याय का मतलब होता है कि गरीब और अमीर के मध्य में जितना भी जो एक हमारे पास आर्थिकता के वजह से कोई भी कंफ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। कोई किसी को इस वजह से नहीं मारेगा क्योंकि वो गरीब है। ठीक है, इकोनॉमी बेसिस पर आप लोगों का डिवीजन नहीं करेंगे। सामाजिक, ठीक है, सामाजिक का मतलब होता है कि यहाँ पर बंधित और शोषित वर्ग जो आ जाते हैं। आप किसी चीज को किसी के कास्ट के बेस पे, किसी के रिलीजन के बेस पे आप उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं करोगे। ये सारी चीजें उसमें आ जाती है। राजनीतिक, राजनीतिक का मतलब होता है कि भाई SC ST यानी कि एक तरह से जो लोग में आ जाते हैं, लोग SC ST में आते हैं, उनको राजनीति में किस तरह का महत्व मिलना चाहिए, उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। तो इस इन 3 प्रकार के न्यायों का उसमें उल्लेख है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विधायिका, विधायिका का क्या काम होता है? विधायिका का क्या कार्य है? जी, विधायिका का क्या काम होता है? विधायिका का काम होता है कानून का निर्माण करना। लागू करना नहीं, न्याय देना नहीं, कानून का निर्माण करना विधायिका का काम होता है। ठीक है, विधायिका का मतलब होता है कि जितनी भी आपकी क्या होती है, धाराएं होती है ना, वो सारी चीजें किस तरह से अप्लाई की जाती है। चोरी की है तो कौन सी धारा लगेगी, है ना, मर्डर कर दिया तो कौन सी धारा लगेगी। तो विधायिका में पूरे के पूरे कानून का निर्माण किया जाता है। कानून कैसे होता है कि आप अगर सड़क पर भी चल रहे हैं तो वहां भी आपको कानून के नियमों का पालन करना पड़ेगा। ठीक, तो वो सारा जो निर्माण किया गया है वो विधायिका द्वारा किया गया है। ठीक है, लागू करने का काम, लागू करने का काम विधायिका का नहीं होता है, विधायिका केवल कानून बनाती है। ठीक है, अब जैसे हम कहते हैं लागू करने का काम किसका है या न्याय देने का काम किसका है। ठीक, तो लागू करने का काम होता है, कानून को लागू करने का काम होता है कार्यपालिका का। किसका? कार्यपालिका का। और न्याय देने का काम होता है न्यायपालिका का। ठीक है, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन दोनों का ये मतलब है। ठीक है, तो ये पता चल गया, निर्माण कौन करेगा? विधायिका। कानून को लागू कौन करेगा? कार्यपालिका। न्याय देना किसका काम है? न्यायपालिका। ठीक है, एक ही क्वेश्चन में आपके 3-4 क्वेश्चन तैयार हो गए बढ़िया तरीके से। ठीक है, चलिए फिर हमारे कुछ साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे आ जाता है वेव मोशन।
वेव मोशन का उदाहरण नहीं है। वेव मोशन जानते हो क्या होता है? वेव मोशन का मतलब होता है ये, इस तरह से, कि इसकी मैं आपको परिभाषा बताती हूँ कि जब कोई वस्तु अपने समय स्थिति के इधर उधर गति करती है तो उसे वेव मोशन कहते हैं। ये कहते हैं जिसका वेव मोशन का उदाहरण वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, दीवार घड़ी, पार्क में झूला, सिलाई मशीन की सुई, समान गति में चलती बाइक। ठीक है, दीवार घड़ी की अगर बात करूं तो वो भी कैसे चलती है? वेव मोशन में चलती है, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, पार्क में झूला जरूरी नहीं है कि एक ही डायरेक्शन में जाए। सिलाई मशीन की सुई, फिर वह भी जरूरी नहीं है कि वो एक ही डायरेक्शन में जाएगी, अलग अलग डायरेक्शन उसकी बदलती रहती है। ठीक है, लेकिन समान गति में चलती हुई बाइक, ये वेव मोशन का उदाहरण नहीं है। वो सीधी ही जाएगी जब तक कि उसको मोड़ा ना जाए, समान गति में चल रही है। फ्रीली छोड़ोगे तो वो वेव मोशन में जाएगी। समान गति में चलाई गई बाइक किसका है? एक सिमिलर गति उसमें आ जाती है, वेव मोशन उसमें नहीं आता। ठीक है जी, क्लियर है इतनी बात? यहाँ तक किसी को दिक्कत है? ठीक, चलिए। काइनेटिक एनर्जी, कार्य करने की क्षमता। एक कोई भी हमारा पिंड है, कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट है, वो कितनी एनर्जी से काम कर रहा है, ठीक, कितनी उसका मोशन है, कितना उसका वेलोसिटी है, ये सारी चीजें हमारी काइनेटिक एनर्जी बताती है। ठीक, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है वो डायरेक्ट आप जान लीजिए। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 mv², ये है इसका फॉर्मूला, यानी कि इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कार्य करने की जो क्षमता होती है उसी को हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, है ना? कितनी ऊर्जा उसने इस्तेमाल की, कितना कार्य उसने किया। ठीक है जी, क्लियर है इतनी बात? चलिए, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक, फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा कि कितना द्रव्यमान है ना, और कितना एक्सेलरेशन उसका होगा। क्या होगा? कितना एक्सेलरेशन। तो फोर्स का तो हो गया मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, अब जैसे ये वेलोसिटी पूछा है, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट, इनका क्या रोल प्ले है ना? तो स्पीड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हमारे पास एक और फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा स्पीड का। स्पीड का फॉर्मूला हमारा आ जाता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, ये किसके लिए हो गया? स्पीड के लिए हो गया। ठीक, वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो वेलोसिटी का मतलब डिस्प्लेसमेंट में आ जाता है। वेलोसिटी v से हम डिनोट करेंगे। वेलोसिटी का मतलब क्या आ जाता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, ये वेलोसिटी का मतलब आ जाता है। डिस्प्लेसमेंट से क्या होता है कि जैसे एक चीज यहाँ थी, यहाँ से यहाँ आ गई, ये डिस्प्लेसमेंट हो गई, और इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगा, वो उसकी वेलोसिटी हो गई। ठीक है जी, तो हमारे पास वेलोसिटी, स्पीड और फोर्स, इन तीनों के फॉर्मूले हमें मिल गए। क्लियर है इतनी चीज? चलिए नेक्स्ट पर आ जाते हैं। विभाषा शास्त्र के लेखक कौन है? देखो, विभाषा एक किताब है, शास्त्र है, तो यहाँ से बुक से रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी मिलेंगे। ठीक, तो विभाषा शास्त्र के लेखक कौन है? विभाषा शास्त्र के लेखक है वसुमित्र। कौन है? वसुमित्र। ठीक है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे अश्वघोष, हर्षवर्धन, विष्णु शर्मा की कृति हम पढ़ चुके हैं। आप जो यूपी पुलिस की हमने एग्जाम की तैयारी करवाई थी उसमें एक बार उसको देखिएगा, जीएस का पोर्शन, उसमें सारी किताबों के बारे में मोस्टली बताया गया। आगे आगे वो सारी चीजें हम बताते रहेंगे। ठीक है, फिलहाल हम बात करते हैं अश्वघोष के बारे में। तो अश्वघोष का जो एक सबसे फेमस बुक जो उन्होंने पूछी उनकी लिखी गई थी, वो थी अश्वघोष की बौद्ध चरित्र। ठीक है, फिर विष्णु शर्मा का सबसे प्रसिद्ध बुक आ जाती है पंचतंत्र। ठीक है,
पंचतंत्र इनकी सबसे प्रसिद्ध बुक आ जाती है, बोध चरित्र और पंचतंत्र। ठीक है, हर्षवर्धन ने कौन सी बुक लिखी थी, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, महात्मा बुद्ध को ईश्वर समझने वाले समुदाय को क्या कहते हैं, महायान, हीनयान, दोनों या कोई। अब इन दोनों में से ये एक ऑप्शन है, जो महात्मा बुद्ध को भगवान समझते हैं उस समुदाय को महायान कहा जाता है, और जो महात्मा बुद्ध को महापुरुष समझते हैं, भगवान नहीं समझते, क्या समझते हैं, महापुरुष समझते हैं, उनको हीनयान कहा जाता है। ठीक है, इन दोनों को याद रखना, महायान जो उन्हें भगवान समझते हैं, हीनयान जो उन्हें महापुरुष समझते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए, महात्मा बुद्ध के ज्ञान का प्रतीक चिन्ह कौन सा है। ठीक, देखो अब उनके ज्ञान का जो प्रतीक चिन्ह हम पढ़ते हैं वो ज्ञान के साथ साथ ना और भी सारी चीजें आती हैं कि भाई उनके जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या है ना, या उनकी मृत्यु का प्रतीक चिन्ह क्या है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन जो है उसमें पूछे जाते हैं। ठीक, चलिए तो अब बात करते हैं कि भाई इनके प्रतीक चिन्हों के बारे में। जी, महात्मा बुद्ध के ज्ञान का प्रतीक चिन्ह क्या है, घोड़ा, हाथी, पीपल या फिर कमल। ठीक, तो ज्ञान का प्रतीक चिन्ह जो माना जाता है वो माना जाता है पीपल। ठीक है, ज्ञान का प्रतीक चिन्ह कौन सा माना जाता है, पीपल माना जाता है। क्लियर है इतनी चीज। ठीक है, चलिए, घोड़ा, हाथी और कमल, ये किस किस उनके जन्म के या उनके गर्भ के और उनके मृत्यु के, ये इन तीन के माने जाते हैं। ठीक है, चलिए तो आज के लिए हम क्वेश्चंस इतने ही रखेंगे, परंतु एक होमवर्क क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़कर जा रही हूँ, ये रहा, भारत कब आजाद हुआ। ये आपका एक होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। बाकी बने रहिए हमारे साथ, जीडी की प्रैक्टिस सेट की जो क्लासेस हैं वो आपको निरंतरता के साथ साथ मिलते रहेंगे, कंटिन्यूस बेस पे आपको मिलती है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पीवाईक्यू क्लास में। आप तब तक इन सारे क्वेश्चंस को रिवाइज कीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और इस क्वेश्चन को भी मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगी। चलिए, थैंक यू सो मच।